मजबूरी में बंधा एक रिश्ता पार्ट 2 चैप्टर 2 अन्या बनी दुल्हन। ये सुनते ही पास खड़ी दिव्या के चेहरे पर एक शैतान मुस्कुराहट आ गई, लेकिन तभी राठी साहब दरवाजे की तरफ आते हुए दिग्विजय जी की ओर बढ़ते हुए कहते हैं, चौहान साहब आप यहाँ। वो दिग्विजय जी के रौब के आगे कैलाश शैलेश जी अंदर तक कांप गए। आखिर उनका रौब भी कुछ ऐसा था, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था आखिर वो क्या कहें क्या। वो खुद को उनके सामने काफ़ी छोटा महसूस कर रहे थे। वो अपने हाथ जोड़ उनके आगे विनती भरे स्वर में बोले, हमें माफ़ कर दीजिए दिग्विजय जी। वो दिव्यांका मंडप छोड़ पता नहीं कहाँ चली गई है। उनकी बात सुनकर दिग्विजय जी को कोई हैरानी नहीं हुई। दिग्विजय जी ने काफ़ी शांत स्वर में पूछा, क्या दुल्हन शादी के लिए तैयार नहीं थी? उनकी बात सुन शैलेश जी तुरंत तुनक कर बोले, अरे नहीं नहीं मिस्टर चौहान, ऐसी बात नहीं है। मेरी दिव्यांका तो काफ़ी शरीफ गुणी सुलझे विचारों की धनी है मेरी बेटी। फिर अन्य की ओर इशारा करते हुए कहने लगे, सब इसकी ही करतूत है। इसी ने मेरी भोली भाली दिव्यांका को पट्टी पढ़ाकर भागने पर मजबूर कर दिया। दिग्विजय जी बोल पड़े, राठी जी आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ये सब सुनने के बाद हमने फैसला किया है कि ये शादी तो तय मुहूर्त पर ही होगी, पर चाहे मंडप में हमारे पोते के साथ दुल्हन के जोड़े में कोई और ही क्यों ना बैठे। अब सबकी नज़र एक बार फिर अन्ना की तरफ हो गई, जो सिसक कर अपने पिता की सीने से लगी रोई जा रही थी। वो लाख बार सबको कह चुकी थी कि उसकी कोई गलती नहीं है, पर फिर भी कोई मानने को तैयार नहीं था सिवाय उसके पिता के। तभी शैलेश जी दिग्विजय जी के आगे हाथ जोड़ कर के बोले, हमें माफ़ कीजिए, हमें पता है इससे आपकी इज्जत को ठेस पहुंची है, इसलिए इसके भुगतान के लिए मैं अपनी बड़ी बेटी दिव्या का हाथ आपके पोते में आपके पोते के हाथ पे देने के लिए तैयार हूँ। मेरी दिव्या बेटी को स्वीकार कर मुझे माफ़ कर दीजिए और मेरे परिवार की लाज रखिए। उनकी ये बात किसी को समझ में नहीं आई और सब उन्हें हैरानी से देखने लगे। दिग्विजय जी सारिका जी के साथ खड़ी अन्या की तरफ इशारा करते हुए, हमारे पोते के साथ ये लड़की अब दुल्हन का जोड़ा पहनकर फेरे लेगी। और हाँ, ध्यान रहे जरा भी देर नहीं होनी चाहिए, जल्द से जल्द इस लड़की को तैयार करके नीचे लाया जाए। ये कहकर चौहान साहब वहाँ से जाने के लिए वापस दरवाजे की तरफ मुड़ गए। कुछ देर के लिए कमरे में मौजूद सभी लोगों को सांप सूंघ गया। अन्य ये बात सुनकर घबरा गई। वो अपने पापा की तरफ देखकर कहती, पापा देखिए ना ये क्या कह रहे हैं। आप तो जानते हैं ना मैं अभी कोई शादी वादी नहीं करना चाहती। लेकिन दिग्विजय जी का ये फैसला सुनकर वर्मा जी को खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अन्य दिग्विजय जी को देख अपने पापा की तरफ देखकर कहती, पापा आप चुप क्यों हैं, कहते क्यों नहीं है कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती। वर्मा जी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो चुपचाप खड़े अपनी बेटी की ओर ही देख रहे थे। तभी एक रोबीली आवाज़ कमरे में गूंजती है, ए लड़की तुमने सुना नहीं दादाजी ने क्या कहा है। अब ये रोना धोना बंद करो, जल्दी से तैयार नीचे होकर आ जाओ। वैसे भी मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। वर्मा जी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो चुपचाप खड़े अपनी बेटे को ही देख रहे थे। ये कहते हुए रुद्र आगे बढ़कर अन्या की बाजू को कसकर पकड़ते हुए कहता है, समझ गई तुम, और इससे पहले कि मुहूर्त का समय निकल जाए जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। रुद्र चौहान को देरी करना पसंद नहीं है। रुद्र की ये बातें सुनकर दिग्विजय जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, चलो अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए। अब तुम ही अपनी दुल्हन को जल्दी से फेरों के लिए नीचे लेकर जाओ। तुम्हें पता है ना हमें हर काम वक्त पर करना ही पसंद है। ये कहकर दिग्विजय जी अपनी छड़ी को जमीन पर टिकाते हुए वहाँ से चले गए। उधर रुद्र के यूं कसकर बाजू पकड़ने की वजह से अन्या के कोमल बाजू में दर्द होने लगा, लेकिन दर्द इतना तकलीफ देह नहीं था जितना कि उसके लिए आंखों के सामने अपने सपनों को चकनाचूर होते हुए देखना था। वो अपना हाथ रुद्र के हाथों को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। अन्ना की आंखों में दर्द देख अचानक से रुद्र की पकड़ उसकी बाजू से अपने आप छूट जाती है।
पर रुद्र की नज़र अन्या के मासूम चेहरे से हटने का नाम नहीं ले रही थी। रुद्र के हाथ से अपना हाथ छूटते ही अन्या भागकर अपने पापा के पास गई और उनके गले लगकर रोते हुए कहती, पापा मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, प्लीज़ आप समझाइए ना इन लोगों को, ये हमारे साथ ऐसा ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। हालांकि वर्मा जी को भी अपनी बेटी को ऐसे रोते हुए देख बड़ा दुख था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करते रुद्र उनकी तरफ देख कर कहता है, और हाँ, आप 10 मिनट के अंदर अपनी बेटी को दुल्हन बना के नीचे मंडप में ले आइए, यहीं आप लोगों के लिए बेहतर होगा। ये कहकर रुद्र वहाँ से चला गया। वर्मा जी की जुबान कैसे खुलना का नाम नहीं ले रही थी। सिर्फ वर्मा जी नहीं, वहाँ मौजूद किसी भी इंसान के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। तभी सारिका अन्या के पास आकर वो रोते हुए उसके हाथ जोड़कर कहती, चलो बेटी तैयार होकर चलो, मुहूर्त का वक्त हो रहा है। अन्या के कदम आगे ही नहीं बढ़ रहे थे। वो अभी भी वहीं खड़े होकर अपने पापा की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रही थी। उसे अभी भी इंतजार था कि शायद उसके पापा ये सब होने से रोक दें, लेकिन जब उसके पापा ने रोते हुए उसकी तरफ देखा तो उसकी वो उम्मीद भी टूट गई। वो आज अपने पापा की आंखों में लाचारी साफ देख पा रही थी, इसलिए चुप होते हुए अपनी माँ के साथ अंदर चली गई। सभी लोग धीरे धीरे करके उस कमरे से चले गए। अन्ना एक बेसुध बेजान लाश की तरह आईने के सामने तैयार होने के लिए खड़ी हो जाती है। उसकी ज़िंदगी के सारे सपनों का खून उसके आगे हो रहा था। वो इतनी मजबूर थी कि कुछ कर भी नहीं पा रही थी। अपने सपने के लिए हर समय सबसे लड़ने को तैयार रहने वाली अन्या आज चुपचाप अपने उन्हीं सपनों को अपने ही हाथों से गला घोटने जा रही थी। अगले 10 मिनट में जब अन्या को दुल्हन के लिबास में तैयार होकर नीचे लाया गया तो किसी की भी आंखें उससे हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर अन्या थी ही इतनी खूबसूरत और मासूम, गोल चांद सा चेहरा, जिसे देखकर एक बार तो चांद भी शर्मा